नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह एनालाइजर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सर ये पॉलिटी का डेमो वीडियो क्लास है। स्पेशली यह डिज़ाइन किया गया है किनके लिए? शिक्षक भर्ती कला संकाय वालों के लिए, अर्थात जिनका भी इस पोस्ट से कोई भी थोड़ा सा भी जुड़ाव है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ सर, कुछ फील्ड होते हैं जहाँ क्वेश्चन फिक्स हैं। जैसे हिस्ट्री से फिक्स है कि क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन से फिक्स है कि क्वेश्चन आएंगे, और यही क्वेश्चन लोगों से बनते नहीं और वहीं वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ये ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आपको एकदम पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो उसी में आज जो पहला क्लास हम पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम शायद मैं दो क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, किसका? इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन का मतलब पहले आपको समझा दूंगा, मगर याद रखिए कि शिक्षक भर्ती में जो भी कला संकाय के लिए हैं उन सब के लिए यह अनिवार्य है कि वो ज्वाइन करें और इस क्लास में अपना क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरा पॉलिटी हमारे साथ पढ़ते हुए चलें। मगर इस क्लास में जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सामान्य परिचय है, याद रखिएगा ना, सामान्य परिचय अगर मैंने टाइटल बोला है तो इसका मतलब ये होता है कि सर आपने 30 साल, अगर मान लीजिए आज मैं रूम रहे, तो इस 30 साल की कहानी को मुझे केवल एक पेज में समझाना होता है ना। परिचय मतलब वही बोलते हैं ना, आप अपना परिचय दीजिए, आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप क्या बोलते हैं? आप 30 साल की पूरे अचीवमेंट को गिने चुने 5 से 10 लाइन में समझाते हैं। बस वैसे ही अगर यहाँ लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था का सामान्य परिचय, तो हम पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था को एक उसके छोटे रूप में जान लेंगे, ताकि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि भाई संविधान है क्या, उसके अंदर क्या क्या है, आज उनका वो पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार सामान्य परिचय उनके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये संविधान की पुस्तक है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, फिर हमको इस चीज़ों को पढ़ना होता है। तब उसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे दोस्तों, उसके एक एक खंड में, एक एक सेक्शन में, तब तो उसका पूरा परिचय खोल अध्ययन हम करेंगे। उसमें हम एक एक शब्द का मतलब हम समझेंगे। जैसे आज आपको एक बहुत ही बड़े शब्द का मतलब समझाऊंगा। जैसे यहाँ लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो यहाँ राज्य का मतलब क्या है? दूसरा, अगर लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो हाँ राज्य का मतलब क्या है? जहाँ पे पढ़ते हैं राज्य 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 शब्द आप जहाँ भी सुनते हैं, उस शब्द का मतलब क्या है, आज आपको वो भी समझाया जाएगा। बोला ना, सी छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको पढ़ाई उसी स्तर का करना है। जैसे आइए, भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ने वाले हैं, और उसमें सबसे पहले ही मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और आप ही वो बात बता दीजिए मुझे। मैं देखना चाहूँगा आप कितनों को इस चीज़ की समझ है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने और आप अपने दिल से पूछिएगा कितनों को इसका आंसर पता था, कि राज्य से आप क्या समझते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूँगा आपको समझ में आ जाएगा क्या समझते हैं। और संविधान का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए निश्चित भूभाग, तो लिख देते हैं सिर्फ भूभाग। ऑप्शन बी, आप क्वेश्चन ऐसे देखिए, आपको तो पता ही नहीं चलेगा ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखिएगा, हाँ सर ठीक है, जनसंख्या, मतलब राज्य क्या चीज़ है? एक निश्चित भूभाग को राज्य बोलेंगे, एक जनसंख्या को राज्य बोलेंगे, किस चीज़ को राज्य बोलेंगे? सी, उस पर आपका सरकार लिख देते हैं। चलिए, आपकी सरकार होती है, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकारों को आप राज्य बोलेंगे। या फिर डी आपके लिए है संप्रभुता। तब वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ प्रॉपरली। क्लियरली दिख रहा है, कोई इशू नहीं। तो आज आप खुद बताइए। अब इसके ये तो हो गए ऑप्शंस। अब इसका आंसर आपको सिलेक्ट करने के लिए देखिए नीचे कूट। इसका आंसर ए होगा। आंसर 1 में दिया है ओनली 1, केवल एक। आंसर 2 में दिया है 1 ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। 3 में दिया है ए बी एंड सी। 4 में दिया है ए बी सी एंड डी। और 5वां ऑप्शन में दिया है आपको केवल ओनली सी। इन 5 ऑप्शन में देखिए, आप तुक्काबाजी करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस मुझे ये बताइए कि आप में से कितनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई ये राज्य किसे कहते हैं, राज्य से आप क्या समझते हैं? एक निश्चित भूभाग हो,
निश्चित जनसंख्या रहती हो, उसमें सोच सरकार है, सरकार को आप राज्य कहेंगे, संप्रभुता को आप सरकार कहेंगे। इसमें तो संप्रभुता का भी मतलब आप में से कईयों को पता नहीं होगा, तो ऐसे हर एक छोटे छोटे शब्दों का मतलब हम समझेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आपको दिया, आप खुद सोचिए, आपके एग्जाम में आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम में एक क्वेश्चन उठ के आ गया, तो सोचिए यही कंपटीशन पूरा खत्म, इस एक क्वेश्चन से ही कितने लोग आपसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गला काट प्रतियोगिता है मेरे दोस्त। तो आइए बताइए, ऑप्शन ओनली ए सही है, राज्य मतलब सिर्फ भूभाग, ए एंड बी भूभाग और जनसंख्या, ए बी एंड सी भूभाग जनसंख्या सरकार, चौथा ए बी सी और डी भूभाग जनसंख्या सरकार संप्रभुता सब मिला के राज्य है, या दोस्तों केवल केवल सी मतलब सरकार है, जैसे राज्य सरकार केंद्र सरकार, तो राज्य मतलब क्या सरकार है। तो अब बताइए ऑप्शन में, सॉरी इसी ऑप्शन में से आप खुद अपने आप को परख सकते हैं कि आप की नॉलेज कितनी है और आपको इस क्लास की कितनी ज़रूरत है, केवल इस एक क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया चलिए क्वेश्चन, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसका आंसर देखिएगा इस डेमो वीडियो के क्लास में ही आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल एक और क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको मैं पूछ लेता हूँ ताकि आपको देखूँ मैं कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आप बताइएगा, क्या ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन अब आपके संविधान से आ रहे हैं कि नहीं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस आधार पर ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, ऐसे ही हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि नहीं। खुद से सवाल पूछिए और उसके बाद ही इस क्लास की ओर अग्रसर हुई। आपको लगता है कि हाँ, तब चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, संविधान का अंग है या नहीं, एकदम सिंपल पूछ दिया मैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी विशेष दर्जा प्राप्त, ठीक, प्रस्तावना को विशेष दर्जा प्राप्त है संविधान में, या डी यह संविधान का भाग है। ये चार ऑप्शन हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, हाँ तो है बोलेंगे तो है बोलिए, नहीं है बोलेंगे तो नहीं बोलिए, या बोलिए विशेष दर्जा प्राप्त है प्रस्तावना, ना तो उसके अंगों में नहीं आता, उसको एक विशेष दर्जा प्राप्त है, कि प्रस्तावना उसके अंगों में नहीं आता, उसको एक विशेष दर्जा प्राप्त है, या डी संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं कि नहीं। यस, इसी में एक और क्वेश्चन, प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो आंसर लिखिए हाँ हो सकता है तो है, नहीं हो सकता तो लिखिए नहीं है। विशेष दर्जा प्राप्त अर्थात इसमें संशोधन की कोई जरूरत नहीं होती, और इस संविधान का ऐसा भाग है जिसमें संविधान संशोधन नहीं होता, तो उसका भी आंसर इसी में आप बताइए। क्या ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपसे बनते हैं, नहीं, तो अगर नहीं बनते हैं तो जिनसे नहीं बनते हैं उनके लिए ही ये क्लास है। तो आइए अब हम क्लास का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। मैं पहले ये बताना चाहता था बस इन तीन क्वेश्चन से कि आपका लेवल किस स्तर पे और क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम हर एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, आज आप देख रहे हैं सर भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहली बात कि बच्चों के मन में हमेशा एक कन्फ्यूज़न होता है सर कि अभी आप बताएं भारतीय राज्य व्यवस्था, क्या बताया, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, और दूसरी तरफ सुनते हैं संविधान। सर ये है क्या चीज़, दोनों चीज़ सर हमको तो एक लगती है, मगर सर ये है क्या चीज़, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक अंतर क्या है। आप अपने दिल से पूछिए, आप में से कितनों को इसका सटीक आंसर पता होगा। और जिनको नहीं पता है और वो शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। सिर्फ शिक्षक भर्ती वाले ही क्यों, जिसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सब पूरा संविधान पढ़िए, क्योंकि संविधान तो सबके लिए एक है ना। हाँ, मगर शिक्षक भर्ती के लिए इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन तुरंत अभी फंसेंगे आपके एग्जाम में, ठीक। आइए, क्योंकि एग्जाम अभी है, बाकी सबके में फंसेंगे, तो मैं केवल कम शब्दों में लिखूंगा संविधान से संविधान एक सैद्धांतिक पक्ष है और स्वराज व्यवस्था एक व्यावहारिक
पक्ष है। अर्थात क्या है सर दोनों का मतलब? तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए आप कि पहले हम लोग ना क्या थे, हम लोग पहले आदिवासी थे, आदि मानव थे। हाँ सर। तो जब आदि मानव हम बनने लग गए तो धीरे धीरे हम जानवर से इंसानों के कगार पे चले। हम जानवर थे तो हम 4 पैरों पे चलते थे। धीरे धीरे हम वानर से इंसान बने तो हम 2 पैरों में आए, तो 2 पैरों में जैसे हम आए तो हम क्या देखे, अरे हमारा मुंडी नीचे से सामने हो गया, सामने हो तो हमको दिखा अरे हमारे से बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें से हम लोग को जिसके साथ अपनी सिमिलैरिटीज़ लगी, जिसके साथ हमको लगा कि हम एक जैसे हैं, हम सभी ने क्या किया, अलग अलग समूह और संघ बना लिए। क्या किया सर? हम लोगों ने, किसी ने अपने रंग के आधार पे ग्रुप बना लिया, किसी ने अपने आकार के आधार पे, किसी ने अपने साइज के आधार पे, किसी ने अपनी और किसी प्रवृत्ति के आधार पे अलग अलग ग्रुप संघ बना लिया। शुरू में तो भैया हम सब निर्बाध रूप से जानवर थे। अब जैसे हम इंसान बने तो अपनी कुछ खूबियों के अनुसार, अपनी कुछ सिमिलैरिटीज़ के अनुसार, समानता के अनुसार अलग अलग ग्रुप आप बना लिए। अब जहाँ दोस्तों 4 बर्तन होंगे तो आपस में तो टकराएंगे ही, और टकराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विनाश। और इसी विनाश को रोकने के लिए क्या जरूरी है कि जैसे जैसे मानव का दिमाग का विकास होता गया, उसने कुछ नियम बना दिए। क्या कि देखो भैया, ये हम चारों आपस में रहेंगे तो हमारे में टकराव होगा, तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने बीच के हिस्से को ऐसे बांट देते हैं कि इतना एरिया तुम्हारा रहेगा, इस ग्रुप का रहेगा, इतना एरिया इस ग्रुप का रहेगा, इतना इस संघ का रहेगा, इतना इस संघ का रहेगा। ये वाले इधर नहीं जाएंगे, इधर इधर नहीं, कोई किसी के संघ में नहीं जाएगा। तो उसने क्या किया, हाँ सर, उसने एक नियम बना दिया, उसने एक नियम लिख दिया। आदि मानव थे तो भाई दीवालों को उकेर के लिख दिया, गुफा में लिख दिया, ठीक है। और अब नियम का दोस्तों, जो नियम इसने लिख दिए, उसी नियम का जो ये पालन कर रहे हैं कि हाँ हम किसी के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों नियम का लिखना ही है संविधान। अर्थात जहाँ पे सारे नियम कानून विधि विधान, क्या था, सारे विधि विधान, इसलिए संविधान, क्योंकि सबसे ऊंचा हो स से संविधान। तो स में सब, स का मतलब समझिए सर्वोच्च हो जो विधान वही है संविधान। अर्थात सबसे ऊंचा जो विधान वही आपका संविधान है। अर्थात भैया विधि विधान आप बना दिए कि हाँ भैया आप इस क्षेत्र में मत जाइएगा, आप इसमें नहीं, आप इसमें नहीं, कोई किसी के क्षेत्र में नहीं जाएगा शिकार करने, चाहे घूमने, चाहे वहाँ पे उस कबीले से, माजी कबीला है तो इस कबीले में विवाह नहीं करेगा। हाँ, तो दोस्तों जो नियम लिखे गए ये थे आपके संविधान, उसके सैद्धांतिक पक्ष, और जो उसका लोग पालन कर रहे हैं। और अगर कोई गलती से इधर जा रहा है तो इसको जो दंड मिल रहा है, इसको जाने से इधर कोई रोक रहा है, पहुँच गया तो इसको दंड दे रहा है। हाँ सर, उसी आधार पे आप क्या देखते हैं कि हाँ सर जो उसका पूरा पालन करवाता है, इस नियम कानून का पूरा पालन करता है। क्यों? ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो व्यवस्था का बनाए रखने के लिए सारे नियमों कानूनों का पालन करना, अर्थात उसको कार्य क्रियान्वयन करना, उसका पालन करना, उसका व्यवहारिक ज्ञान होना ही कहलाता है आपको क्या, व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के जितने नियम कानून हैं उसका पालन करना, करवाने का जो व्यवस्था है उसे कहते हैं राज व्यवस्था। इसलिए यह एक व्यवहारिक पक्ष है और यह दोस्तों आपका सैद्धांतिक पक्ष। जहाँ नियम कानून लिखे हुए हैं वो सैद्धांतिक पक्ष, और जो नियम कानून को पालन करवाएंगे, जमीनी स्तर पर उतारेंगे, अगर आप वो नियम तोड़ते हैं तो आपको सजा देंगे, वो नियम आप तक पहुँचाएंगे, वो सब आपका राज व्यवस्था में आता है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आज आपको इतना समझ में आया ही होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे संविधान का भी निर्माण किया गया। जब हमारे देश गुलाम से आज़ादी की ओर बढ़ा तो हमारे देश को ये समझ में आया कि हमको इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े देश को चलाना है तो एक व्यवस्था तो बनाना पड़ेगा। इतने बड़े देश को चलाना है, सोचिए आप खुद वह राजा हैं और आज अपने देश को चलाना चाहते हैं, तो आप कुछ व्यवस्था बनाएंगे ना। यस, तो जो व्यवस्था को सब के सब पालन करे, उसमें कोई फेर बदल ना कर सके, क्योंकि बोली हुई चीज़ मैं आपको कुछ और बोलूँगा, आप तीसरे कुछ और बोल सकते हैं। वो इसीलिए दोस्तों व्यवस्था कैसी बनानी है, तो लिखित रूप में बनानी है। किसमें? लिखित रूप में बनानी है, ताकि इसमें जैसा लिखा है कोई इसको बदल ना सके। कैसा ना बदल सके कि झूठ ना बोल सके कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भाई कि ऐसा लिखा हुआ है। तो जो भी विधि और विधान, क्या, जो भी विधि और विधान, विधि से बनता है विधान, अर्थात विधि है वह नियम और उसका पालन होना, वही दोस्तों विधान। इसको बदलेंगे नहीं आप। यस, तो जो विधि और विधान सबसे सर्वोच्च हो, तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं स, यहाँ से ले लेता हूँ विधान, यही बन जाता है दोस्तों संविधान। इसीलिए क्या सोचे हमारी आज़ादी के बाद
कि हमें अपने विधि विधान के सर्वोच्च बनाना होगा, जो सभी लोगों से ऊपर हो। लोगों से ऊपर किन के लिए हो? उन्हीं लोगों के लिए हो, ताकि सभी उसको बराबर रूप से पालन करें। और ऐसा क्यों? ताकि इस संविधान का पालन करके व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि एक इतने बड़े देश को चलाना बिना किसी व्यवस्था के पॉसिबल तो है नहीं। तो उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही इस संविधान का निर्माण किया गया। और फिर उस संविधान का एक पुस्तक जब लिखा गया मेरे दोस्त, जब ऐसा एक पुस्तक लिखा गया, जब ऐसे पुस्तक लिखे गए, तो उसी पुस्तक में देखा गया कि सर इतनी मोटी पुस्तक है, ठीक है, तो इतनी मोटी पुस्तक में उसमें कुछ हम लोगों ने क्या किया, जैसे देखिए आप जब भी कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू आपको भले ही 1.5 घंटा चले, मगर क्या होता है सबसे पहले कि सर इंटरव्यू भले ही मेरा 1.5 घंटा चले, मगर सबसे पहले शुरुआती 2 मिनट में मुझे क्या कहा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उस पूरे संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि अब 30 साल में अगर आपकी उम्र है तो आप अपने इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं, केवल भाई 10 सेकंड 10 मिनट या 2 मिनट बोल देते हैं सब चीज़। तो 30 साल की कहानी को केवल 2 मिनट 5 मिनट में बोलना ही आपका इंट्रोडक्शन है। वैसे ही संविधान की उतनी मोटी पुस्तक का आधार क्या है, उतनी मोटी पुस्तक का आत्मा क्या है, उतनी मोटी पुस्तक का मेन मोटो क्या है, वह उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो उस इंट्रोडक्शन का बोलते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो इंट्रोडक्शन हो गया, प्रस्तावना उसका, यस सर। अब देखिए अब उस पुस्तक के बारे में जान रहे हैं जो संविधान नामक पुस्तक है। हम अभी कोई आज पढ़ाई वाले ज्ञान की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ऊपरी ऊपर जान रहे हैं क्योंकि एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अब इसके अंदर हर एक प्रस्तावना के हर एक शब्द में हम घुसेंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए सर। उस प्रस्तावना होने के बाद जैसे आप फिर अगले पेज पे जाएंगे तो सर आपको क्या दिखेगा कि पूरे संविधान की मोटी पुस्तक को 22 भागों में बांटा गया है, जिसमें भाग 1 से लेकर भाग 22 तक है। वो 22 भाग के आज नाम भी आपको दिखा दूंगा इस क्लास चाहे नेक्स्ट क्लास में आपको। अब इसे देखिएगा ताकि आपको रहे कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ है, कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम दिमाग को हल्का रखिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको सब चीज़ फिंगर टिप पे याद करवा दूँगा, ठीक है। प्रस्तावना हो गया, उसके अंदर सर 1 से लेकर 22 भाग बने हुए हैं। उन भागों को ही दोस्तों फिर आप क्या देखते हैं कि सर हम उन भागों को बहुत सारे अध्यायों में बांटे हुए हैं। फिर उन अध्यायों को सर हम बहुत सारे आपके अनुच्छेदों में बांटे हुए हैं, और अनुच्छेदों को सर हम बहुत सारे आपके खंड में बांटे हुए हैं, ठीक है। और उन सब से हट के एक होता है अनुसूची, उसका भी आपको मतलब समझाऊंगा। पर इधर आते हैं तो सर संविधान में क्या है, सर 1 से लेकर 22 तक भाग है, उसका एक प्रस्तावना है। सर देखा गया कि सर उस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, तो उस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए हमें स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत है। स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायतें नगरीय निकाय हैं आपके यहाँ आसपास, ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव, नगर पालिका, नगर निगम, यस। तो उन सबका जरूरी क्यों है, ताकि वह व्यवस्था बनाए रख सकें। आपके शहर में रोड टूट रहा है तो रोड बनाने की व्यवस्था कौन देखता है, निकाय देखता है, नगर निगम देखता है। बस वैसे ही मेरे दोस्त, तो व्यवस्था बनाए रखना है तो स्थानीय स्वशासन का निर्माण जरूरी है। और क्या जब हम लोगों के लिए व्यवस्था बनाएंगे तो क्या बिना किसी प्लानिंग के बनाएंगे? नहीं सर, हमारे पास कोई ना कोई नीति होना चाहिए, किसके लिए, लोग के लिए। और आइए आज आपको फिर एक छोटे से शब्द का मतलब मैं समझा देता हूँ। सर एक शब्द होता है लोग, लोग माने आदमी, और एक शब्द दिया वहाँ पे सर लोग। दोस्तों लोगों का मतलब तो समझिए कि दोस्तों आदमी, इंसान, इंसान आप ये समझिए कि लोग है जहाँ मतलब इंसान है वहाँ, ये मतलब समझ लीजिए। दोस्तों लोग का मतलब क्या होता है, तो कई लोग और लोग का मतलब इंसान ही समझते हैं, मगर नहीं दोस्त, लोग का मतलब होता है लोगों के, इस लोगों के कल्याण के लिए। अर्थात जहाँ भी लोगों के कल्याण से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो वह लोगों की जगह लोक लिखा जाता है। मतलब यह लोगों का कल्याण मेन है कि कल्याण होना चाहिए ही, इसलिए लिखा क्या गया है कि लोगों के कल्याण के लिए बनी हुई नीति। क्योंकि आपको सारी व्यवस्थाएं चलानी है तो लोगों का कल्याण होना चाहिए, ऐसा शासन आपको चलाना है। और स्व से मतलब खुद से शासन चलाना है, कैसे, स्थानीय स्तर पर। और कैसा शासन चलाना है कि जो लोगों का कल्याण हो सके, वैसा नीति आप बनाइए और वैसा शासन आप चलाइए। इस तरह लोग का मतलब क्या है, लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई नीति, ये आपकी लोक नीति होती है। मैंने बोला ना, हर एक छोटे शब्द का मतलब आप समझेंगे। फिर आता है दोस्तों जब इन सब से मिला जुला क्या बनता है, स्थानीय स्वशासनों से मिल के, फिर उसका सर आपका जिस सब देखते हैं सर आपके सरपंच, सचिव, फिर पार्षद, फिर नगर पालिका, नगर निगम, नगरीय पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। फिर इन सबको मिलाकर सर आप देखते हैं आपका जिला बन गया, जिला से मिलकर सर आपका राज्य सरकार बन गया, राज्य सरकार से मिलते मिलते आपका केंद्र सरकार बन गया।
तो सर उसके बाद होता क्या कि पूरे भारत में प्रशासन को कैसे मेंटेन करना है, तो उसी प्रशासन के लिए ही तो आपने सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। तो उन सारी व्यवस्थाएं कि जितने भी भारतीय प्रशासन है, पूरा भारत का प्रशासन, अर्थात भारत का प्रशासन क्या कि हमारे भारत में जो भी शासन प्रशासन हो रहा है, जो भी क्रियाकलाप हो रही है, उन सब के लिए जो भी व्यवस्था बनाई जाए, जो भी प्रैक्टिकल उसको उतारा जाए ज़मीन पर, उसका काम करवाया जाए, वही दोस्तों आपकी भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए बनाई गई व्यवस्था ही भारतीय राज व्यवस्था है। और वो भारतीय राज्य व्यवस्था किन विधि विधानों के तहत चलेगा, तो जहाँ पे नियम कानून लिखे हुए हैं वही दोस्तों संविधान, जहाँ पे है लिखे हुए सबसे सर्वोच्च विधान संविधान, अर्थात सर्वोच्च विधान के को देख करके कैसा काम हमें करना है। जिस लिखा हुआ एक 10 लाइन लिखा होता है कि यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ पर पेशाब करना मना है, इस ओर जाना मना है, खतरे की घंटी है, 25,000 वोल्ट का करंट है। ऐसे जितने भी इंट्रोडक्शन लिखे, इसका मतलब क्या है कि उन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप आगे का काम कीजिए। वैसे ही दोस्तों जो लिखित चीज़ है वो हो गया संविधान, और उसका जो व्यवहारिक ज्ञान हो गया आपका राज्य व्यवस्था। तो संविधान में 1 से लेकर 22 भाग हैं, इनके बारे में समझाऊंगा मैं। संविधान एक पुस्तक है, तो उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब देखिए, आ गया आपका वह शब्द जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि राज्य, आप बोले ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य राज्य व्यवस्था, तो भैया क्या है राज्य का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या आप जो राज्य मतलब अपना स्टेट समझते हैं, प्रांत समझते हैं, क्या ये उतना ही है कि उससे कुछ बड़ा है ये राज्य का मतलब? आप जब भी कुछ की देखेंगे भैया, जैसे केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, वहाँ बोलेगा राज्य बनाम केशवानंद भारतीवाद, तो राज्य बनाम राज्य वर्सेस केशवानंद भारती, तो राज्य कौन है? कौन है भाई राज्य? तो आज उसी राज्य का मतलब आप समझने वाले हैं कि राज्य के लिए मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, अर्थात 4 तत्वों से मिलकर बनता है एक राज्य, जो पहले क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो आइए देखते हैं क्या है सर वो 4 तत्व। सर वो 4 तत्वों में पहला तत्व है कि एक निश्चित भूभाग हो। तो क्या आपके छत्तीसगढ़ का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, क्या छत्तीसगढ़ एक निश्चित भूभाग है? हाँ सर, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर एक निश्चित भूभाग है। क्या सर हमारे छत्तीसगढ़ में कोई जनसंख्या निवास करती है इस निश्चित भूभाग में? कोई जनसंख्या निवास करती है सर? 2,55,45,198 जनसंख्या निवास करती है। क्या इन भूभाग पे जो जनसंख्या है, इनके द्वारा चुनी हुई सरकार यहाँ पे है सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए? हाँ सर, यहाँ पे हमारी चुनी हुई सरकार है, जिससे भी हमारी कका की सरकार है वैसे। और दोस्तों क्या वह सरकार संप्रभुता है को प्राप्त किया है? क्या वह सरकार आपकी संप्रभु है? अब आते हैं इस शब्द पे पहले कि सर संप्रभु क्या होता है, तो लिख देता हूँ मैं। संप्रभु मतलब देखिए आप, स्वयं प्रभु होना, इसका मतलब समझिए, संप्रभु होना। अर्थात सोचिए, स्वयं प्रभु होना मतलब खुद से खुद के लिए ही प्रभु होना। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में बताइए सबसे बड़ा निर्णय, या जिनको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया का निर्णय कौन लेते हैं? जो किसी सलाह मशवरा नहीं लेते हैं सर, वो लेते हैं हमारे दाता, हमारे विधाता, हमारे ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप जिनको मानते हैं, वो परम शक्ति। तो बताइए क्या भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं परम शक्ति के रूप में, क्या उनको इस दुनिया में कुछ भी करना है तो क्या हुआ किसी और से सलाह लेते हैं? नहीं, क्योंकि वो सबसे प्रभु है, सबसे टॉप पद पे है, सबसे सर्वोच्च है वह, तो वही निर्णय लेते हैं पूरी दुनिया को कैसे चलाना है। अर्थात वैसे ही जब आप खुद से खुद की सरकार चलाने के लिए स्वयं के प्रभु हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो केवल आपका होगा, और वही निर्णय सर्वोच्च होगा। अब इसमें 2 शब्द हैं, क्यों केवल आपका होगा? इसका मतलब कि कोई भी सरकार संप्रभु सरकार तब कहलाती है जब वह जो भी निर्णय ले वो उस निर्णय को लेने के लिए सक्षम हो, पहली बात। और दूसरी बात यह कि उस निर्णय में किसी भी बाह्य हस्तक्षेप, किसी भी बाह्य देश का, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार अगर कोई निर्णय लेने जा रही है कि मुझे अपने देश में नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी चलाना है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार अमेरिका से पूछने जाएगा? नहीं, वो खुद सक्षम, खुद ले लेगा। तो बस वैसे ही आप स्वयं के प्रभु खुद हैं, आप ही निर्णय लीजिए कि आपको अपनी सरकार कैसे चलानी है। तो उसे कहते हैं स्वयं प्रभु सरकार, जिसके किसी भी निर्णय में कोई भी बाह्य हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप ना हो, जो खुद अपने निर्णयों को लेने के लिए खुद में सक्षम हो। तो इसलिए खुद में सक्षम कौन होता है? खुद के प्रभु हो, और खुद ही आप अपने प्रभु हैं, तो आप अपने लिए खुद ही निर्णय ले लेंगे। तो संप्रभु का मतलब क्या?
कि किसी भी ऐसा निर्णय, कोई भी निर्णय जो आप ले रहे हैं उसमें किसी भी बाह्य या विदेशी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होती। और संप्रभु शब्द हम लिए क्यों? क्योंकि इससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों के निर्णय लेने जरूरी थे हम अपने देश में कोई भी काम करने से पहले। इसलिए भारत में अंग्रेजों के समय जो यहाँ पे छोटी मोटी सरकार बनती थी, वो संप्रभु सरकार नहीं थी। इसलिए आज़ादी के बाद हमारे देश ने डिसाइड किया कि अब हम एक संप्रभु राष्ट्र बनेंगे, संप्रभु सरकार बनाएंगे, जिसको किसी भी मुद्दे में किसी बाहरी देश से सलाह लेने की जरूरत नहीं होगी। हमको कोई बाहरी देश हमारे आंतरिक मुद्दे में बात विवाद नहीं करेगा। इसलिए आपने एक बात जाना होगा कि जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मोदी जी से कि मोदी जी अगर आप चाहेंगे तो मैं पाकिस्तान और भारत के बीच में सब चीज़ सुलह करवा दूंगा। तो मोदी जी ने कहा, ओए डोनाल्ड ट्रंप थम जा, ये भारत है और ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, इसमें जो भी मैटर होगा मैं पाकिस्तान बैठ के सुलझा लेंगे, तुम कौन नेता बन रहे हो खामखा। बस वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चाइना के भी जो डोकलाम में विवाद चला था उसमें भी कहा था, अगर मोदी जी आप चाहें तो मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ, अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, तो मैं आके चाइना और आपके भी सुलह करवा सकता हूँ। तो फिर भारत ने बोला, ओए ट्रंप, ये मेरा आंतरिक मुद्दा है और मैं एक संप्रभु सरकार हूँ, तो मुझे क्या करना है ये निर्णय मैं खुद ले सकता हूँ, तो तुमको मेरे चाइना के बीच में आने की जरूरत नहीं है, हमारा आंतरिक मुद्दा हम खुद निपट लेंगे। तो इसका मतलब क्या कि हाँ, भारत एक संप्रभु सरकार है, उसमें आज किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं है। आज हमारे देश के निर्णय में कोई विदेशी देश नहीं निर्णय लेता कि नहीं मोदी जी आप भारत में जो स्वास्थ्य योजना है उसमें 50,000 नहीं 5 लाख का लिमिट दीजिए, 5 लाख नहीं 2,000 का लिमिट दीजिए, ऐसा निर्णय कोई नहीं लेगा। तो आप संप्रभु का मतलब भी समझ गए होंगे। और याद रखिए, एक निश्चित भूभाग होना, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का है, उसमें कोई जनसंख्या निवास करती है, हाँ सर, उस जनसंख्या के द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ पे, यस, और सरकार संप्रभु है। तो जहाँ भी ये 4 चीज़ हो कि निश्चित भूभाग हो, वहाँ जनसंख्या हो, वहाँ पे सरकार चलती है, और दोस्तों संप्रभु सरकार हो, तो हाँ सर, ये चारों चीज़ मिल के कहलाते हैं राज्य। राज्य तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि राज्य क्या है? एक निश्चित भूभाग, यस, जनसंख्या, यस, सरकार, यस, और दोस्तों संप्रभुता, यस। अर्थात सरकार कौन है? 1, 2, 3 और 4, इन चारों को मिलके कहते हैं अब राज्य। आपको आंसर मिल गया। मगर यही है ना मुद्दा, जब तक आप ये पढ़े नहीं थे, इसमें एक शब्द का मतलब समझे नहीं थे, तब तक आपके लिए क्वेश्चन बहुत टफ था। कहाँ से क्वेश्चन बन गए? मगर जैसे आप पढ़ लिए, इसका मतलब समझ लिए, तो आपको पता चल गया हाँ सर, एक राज्य किसे कहेंगे। अर्थात एक पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ भी उसका एक निश्चित क्षेत्रफल है, यस, केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, तो उसका एक निश्चित क्षेत्र है, वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ एक सरकार चलती है और सरकार संप्रभु है। तो हाँ सर, पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश होकर भी एक राज्य है, मगर ये राज्य स्टेट वाला नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश आपके राज्य नहीं। दोस्तों ये राज्य का मतलब क्या है आप समझ चुके हैं, और उस राज्य से अलग कैसे है, ठीक। तो चाहे आपके राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, या पूरा पूरा भारत हो, सब अपने आप में क्या है? राज्य हैं, ठीक। अब मंच की बात है, ठीक, जहाँ पे आपका पौंडीचेरी होगा तो उसके कोर्ट में उसे कहा जाएगा पौंडीचेरी को राज्य। जहाँ आपका हाई कोर्ट का बात हो वहाँ छत्तीसगढ़ को कहा जाएगा राज्य। और चाहे सुप्रीम कोर्ट का बात हो या नेशनल लेवल का बात हो, किसी इंटरनेशनल लेवल का, और पूरे भारत को कहा जाएगा राज्य, ठीक है। आइए, तो अब राज्य का मतलब समझ लिए, और उसमें 4 तत्व होने चाहिए, तभी ही कोई चीज़ राज्य कहलाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं स्टेट कोई चीज़ कब कहलाएगी? जब उसके एक निश्चित भूभाग हो, निश्चित भूभाग पर कोई जनसंख्या रहती हो, और उस पर भूभाग को चलाने के लिए सरकार हो और सरकार संप्रभु हो, ये चारों चीज़ से मिलकर बनती है स्टेट। आपको पता चल गया। अब सरकार, और उसमें 3 चीज़ आप पढ़े, निश्चित भूभाग, आपको कुछ समझना कि नहीं सर? छत्तीसगढ़ के निश्चित भूभाग है सर, उसमें जनसंख्या रहती है, वो भी आपको पता है। संप्रभुता का मतलब आप समझ, जिसमें मुद्दा क्या होगा सर? वो सरकार कैसी होगी, वह सरकार का मतलब क्या है? तो आइए दोस्तों, आपके पूरे देश को चलाने के लिए वह सरकार कैसी होगी, संविधान ने इसका भी डिज़ाइन किया। और उस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कैसी सरकार होनी चाहिए, वही ये सरकार के केवल 3 अंग होते हैं, ये पूछता है क्वेश्चन। तो आइए मैं आपको कॉमन सेंस से बताना चाहूँगा। सर सरकार के 3 ही अंग होंगे और कैसे होंगे, आइए खुद बताइए। सर मैंने अगर संविधान में बना रहा हूँ, और संविधान बनाने से लेकर के मुझे उसकी व्यवस्था यानी कि राज व्यवस्था तक पहुंचना है, तो संविधान से मुझे राज व्यवस्था की ओर जाना है, तो क्या पहले संविधान के लिए मैं क्या करूंगा सर? मैं सारे नियम कानून बनाऊंगा। तो क्या करूंगा मैं सर? मैं सारे विधि विधान बनाऊंगा। विधि विधान बनाऊंगा ना? यस सर। सर जब सारे विधि विधान नियम कानून बन जाएंगे तो सर अब मैं उसका क्या करूँगा सर? सारे विधि विधान का मैं कार्य में लेके आऊँगा, क्रियान्वयन करवाऊँगा, या इन सारे विधि विधान के आधार पे मैं क्रियान्वयन करूँगा, इन बने हुए नियमों का मैं क्रियान्वयन करूँगा।
यस। और सर सारे विधि विधान का मैं क्रियान्वयन करूंगा, सारे संविधान को मैं जो नियम को विधि विधान बने उसका क्रियान्वयन करूंगा, और जब मैं क्रियान्वयन कर रहा हूं तो जो करने वाला है क्या वह किसी गलत क्रियान्वयन किया, जिस कलेक्टर को रोड निगम को बोला रोड बनाने, क्या वो निगम का रोड नहीं बनाया, वो पैसा खा गया, या उसमें कोई पब्लिक उसमें हस्तक्षेप कर रही है, या कोई उसमें कोई काम सही कर रहा है कि कोई काम गलत कर रहा है, कोई सही तरीके से इस विधि विधान को लागू कर रहा है कि नहीं, इसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इन सब पे नियम रखने के लिए मैं क्या करूँगा सर, मैं एक न्यायपालिका बना दूंगा जो सभी चीज़ों पे न्याय दे सके। दोस्तों जो विधि विधान बनाए वो क्या होती है, विधायिका। जो विधि विधान बनाए वह कहलाएगी विधायिका, अर्थात विधि विधान बनाने वाले नायक तो हो गया विधायक, इसलिए विधायिका। सर जो सभी विधि विधान को क्रियान्वित करती है वो कहलाती सर आपकी कार्यपालिका, जिसका नियमों को जमीनी स्तर पर उतार के कार्य करवाना है तो कार्यपालिका। और सर जब उस कार्य को कोई गलत तरीके से करे या नियम कानून में कोई गलत तरीके से हेर फेर करे तो उन सब पे निगरानी रखने के लिए इनको भी डर होना चाहिए ना, कि मुझे भी सजा हो सकती है, मेरे भी काम की निगरानी कोई कर सकता है, तो इन दोनों पे निगरानी रखने के लिए बनती है क्या, न्यायपालिका। और सर यही है आपके संविधान के या किसी सरकार के, कोई भी अगर सरकार है तो उसकी यही 3 अंग हो गए, क्या, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक वह जो नियम कानून बनाए, एक वह जो नियम कानून को लागू करे, उसको लागू करवाने का कार्य करे, एक वह जो इन दोनों के ऊपर निगरानी रखे, कंट्रोल रखे कि कोई हेर फेर गलती तो नहीं कर रहा है। तो आइए अब जो आपको समझाया इसी को आप देख लीजिए इधर इस तरफ कि सर संविधान के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और सर आपका न्यायपालिका। और क्या अब आपके इसलिए आप राज्य सरकार में क्या देखते हैं सर, विधायिका मैंने हमारे विधायक लोग हैं, है ना, विधानसभा है। सर कार्यपालिका मैंने हमारे यहाँ सर डिप्टी कलेक्टर और सब स्टेट पीएससी होता है, जो कि जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी सब आपके कार्यपालिका के अंग होते हैं, है ना, जितने मंत्री पद हैं सब आपके कार्यपालिका के अंग हैं। ठीक, सारे मंत्री पद, सारे आपके प्रशासनिक पद सब आपके डिप्टी कलेक्टर, आरआई, पटवारी सब आपके प्रशासनिक कार्यकर्ता है, सब कार्यपालिका के अंग हैं। और सर न्यायपालिका मैंने आप देखते हैं आपके स्टेट में हाई कोर्ट है, जिला स्तर पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यस। और वही जब सेंट्रल में जाते हैं तब भी आप ये देखते हैं कि हाँ सर सेंट्रल स्तर पर संसद है जो नियम कानून बनाएगा, तो विधायिका में सेंट्रल स्तर पे आ जाएगा कौन, संसद। सर आपका वहाँ कार्यपालिका के स्तर पर आ जाएगा जो मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री ये सब आते हैं, यस सर, और जितने भी IAS IPS बन रहे हैं वो। और सर उसके बाद न्यायपालिका में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आप समझे कि क्यों हमारे यही 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं, चाहे सेंट्रल में देखिए आप, केंद्र में, चाहे राज्य में देखिए आप। क्लियर हो गई बातें, यस। तो विधायिका इसका मुख्य कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका जो कानून विधायिका के द्वारा बनाया गया है उस कानून को क्रियान्वयन करना है या लागू करवाना है, काम कार्यपालिका का। और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करना है, निगरानी रखना है, यही दोस्तों न्यायपालिका। इसलिए 3 अंग बनाए गए हैं, क्या, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और यही तीनों ऐसे ही क्यों हैं ये भी आज आपको पता चल गया, एक जो नियम कानून बनाएगा, दूसरा जो नियम कानून को लागू करेगा, और तीसरा जो दोनों पे निगरानी रखेगा कि भाई नियम कानून सही तरीके से बन रहे हैं कि नहीं, नियम कानून सही तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं, सारी व्यवस्थाएं अच्छे से है कि नहीं राज्य व्यवस्था में, वो सारा निगरानी रखेगा न्यायपालिका। इसलिए आप देखते हैं कि न्यायपालिका के पास ही वो शक्ति है कि वो किसी को भी फटकार लगा सकती है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबको हाजिर करवा सकती है कोर्ट में। ठीक, आइए, तो सरकार के 3 अंग हैं, आपको पता चल ही गया। और विधायिका में केंद्र में संसद आता है, राज्य में आपका आ जाता है विधानसभा। कार्यपालिका तो दोनों ही जगह आप जान रहे हैं, दोनों जगह मंत्री होते हैं, आपके केंद्र में मंत्री होते हैं, राज्य में मंत्री होते हैं, तो मंत्री परिषद आ जाएगा कार्यपालिका के अंतर्गत। और इस सबसे भी क्वेश्चन बनता है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब आ जाते हैं। और संप्रभुता जो आपको मैंने बताया था, देखिए क्या वही बात है कि आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात आंतरिक व बाह्य हस्तक्षेप का अभाव, कि हमारे यहाँ जो भी आंतरिक या बाह्य मामले होंगे उसमें हमको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, और हमारे उस निर्णय में कोई भी आंतरिक व बाह्य हस्तक्षेप नहीं होंगे, उसका अभाव होगा, तभी आप कहलाएंगे संप्रभु, कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कौन नहीं है भैया, देखिए शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती अगर लिखा है मेरे दोस्त तो याद रख लीजिए, अति महत्वपूर्ण मतलब आपके एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन दिखने मिल सकता है। अगर आप शिक्षक सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ शिक्षक सहायक शिक्षक में तो आना ही है ये क्वेश्चन, उसके अलावा दोस्तों और जहाँ भी संविधान पूछा जा रहा है हर एक जगह आने वाला है। मगर शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है ये पॉलिटिकल क्लास, क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा, क्योंकि हम हर एक शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सीखेंगे। आइए,
तो भारत सरकार का अंग नहीं है। भाई सरकार का अंग कौन नहीं है सर? विधायिका थी, यस, जो नियम कानून बनाए। कार्यपालिका जो उसका क्रियान्वयन करे, यस सर। न्यायपालिका जो दोनों पर निगरानी रखे, यस सर। मीडिया उसका अंग नहीं है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, कि भारत सरकार का अंग नहीं है तो वो मीडिया नहीं है, बाकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। मगर सर फिर भी यह मीडिया क्यों लिया गया? तो आइए आपको मैं एक बात समझा दूँ कि बताइए आपके पूरे भारत सरकार का शासन किस पे चल रहा है? सर भारत सरकार का, ये मान लीजिए भारत सरकार है पूरा सर, इसमें 3 स्तंभों पर 3 कॉलम पे टिक करके बना हुआ है। एक है सर आपकी विधायिका, एक सर आपकी कार्यपालिका और एक सर आपकी न्यायपालिका। तो दोस्तों इन तीनों को ही भारतीय सरकार का विधि विधान का आधार स्तंभ कहा जाता है। अर्थात पूछे कि भारतीय सरकार के आधार स्तंभ कौन कौन हैं, अर्थात इसका आधार किन स्तंभों पर टिका, तो आप बोलेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यही 3 मुख्य सरकार के अंग हैं, यही 3 मुख्य रूप से उसके आधार स्तंभ हैं। और अगर कभी सिर्फ यही एक सिंगल क्वेश्चन के लिए क्या, कि अगर कभी एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए क्या, कि भारतीय सरकार का या भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान का चौथा, 4th आधार स्तंभ किसे कहेंगे? सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है, ये कहीं भी लिखित नहीं है, सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का चौथा आधार स्तंभ क्या है। अगर पूछ रहे तो याद रखेंगे, चौथा आधार स्तंभ बोलेगा तो वहां पे आप लेंगे क्या? मीडिया। और ये कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में या कहीं भी, ये दोस्तों माना जाता है कि भारतीय संविधान का या भारतीय सरकार का चौथा आधार स्तंभ, 3 तो आधार स्तंभ आप जान गए, कभी चौथे का बात कर ले तो आप लेंगे मीडिया। सर मीडिया क्योंकि दोस्तों देखिए, मीडिया अगर आज चाहे तो विधायिका को, नियम कानून बनाने वाले को प्रभावित कर सकती है। यस सर, आप देखते हैं कि हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स किस तरीके से प्रभावित करती है लोगों के डिसीजंस को। कार्यपालिका के कार्य को प्रभावित कर सकती है आज मीडिया, यस। और न्यायपालिका के न्याय पे भी असर डालने की कोशिश करती है कौन? मीडिया। तो मीडिया अगर चाहे तो सभी को अच्छा करने में भी रोल निभा सकती है और सभी को खराब करने में भी रोल निभा सकती है। अर्थात मीडिया तीनों ही क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है, इसलिए मीडिया उसका चौथा ऐसा स्तंभ है जो तीनों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए चौथा आधार स्तंभ का ही बोले तो आप तब लेंगे मीडिया। मगर सिर्फ पूछे भारत सरकार का अंग तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, मीडिया कहीं से भी उसका अंग नहीं है। सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए मीडिया याद रखिएगा। बोला ना, एक छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, इन्हीं बारीकियों से आपका एग्जाम निकलता है मेरे दोस्त। अभी तो मैं ऊपर ही ऊपर पढ़ा रहा हूँ आपको, एक जैसा संप्रभुता एकदम शब्द का मतलब बता दिया, राज्य शब्द का मतलब बता दिया, वैसे हर एक शब्द संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है, ऐसे छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताया हूँ। तो आज आप देखेंगे अगर तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको आज बहुत कुछ मिला है। मगर अगर आप बोलेंगे कि एग्जाम में आना है तो एग्जाम उससे क्वेश्चन सीधा आएंगे ही, मगर अगर बोलें कि रटने हिसाब से तो दोस्तों जवाब में आपको आगे, ये तो डेमो वीडियोज़ है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम इसको ऊपर ही ऊपर पढ़ते चल रहे हैं। जब हम इसके वीडियो कोर्स में घुसेंगे, जब आप सहायक शिक्षक कोर्स लेंगे संविधान का, जब हम इसके सहायक शिक्षक या शिक्षक के क्वालिटी की वीडियो कोर्स में घुसेंगे तो दोस्तों हर एक चीज़ को पूरा पर्चा खोल अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे सिर्फ 1 से 2 क्लास या पूरा 1.5-2 घंटा क्लास सिर्फ प्रस्तावना ही हम पढ़ते रह जाएंगे, इतना बड़ा चीज़ है वो। आज आपको दिखाऊंगा प्रस्तावना क्या है, आज आपको दिखाऊंगा अनुसूचिया क्या है, इसमें चाहे नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा 22 भाग के नाम क्या क्या है, मगर आपको आज याद नहीं होगा। मगर जिस दिन आप पढ़ने बैठेंगे हमारे साथ, आपको सब आपको उंगली में ऐसा याद रहेगा। संप्रभुता का क्या अर्थ है? आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, जनता द्वारा सरकार का चुनाव, देश में सभी धर्म समान हैं, या भाईचारे की भावना। अगर आप नहीं पढ़ते तो नहीं बना पाते। अब आपको पता है संप्रभुता मतलब आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता बिना किसी बाह्य और आंतरिक हस्तक्षेप के। ऑप्शन ए हो गया आंसर। देख रहे हैं, ये सब सीधा आपके शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती एग्जाम में दिखने का ही आपका ऐसे क्वेश्चन। अब वो ज़माना गया कि अब रट के गए अनुच्छेद गिने इंपॉर्टेंट वाले और आगे एग्जाम में। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट का ज़माना है, वो भी देखना चाहते हैं कि क्या आपको सैद्धांतिक ज्ञान बस है कि व्यवहारिक ज्ञान। तो देखिए 2 पक्ष है, संविधान सैद्धांतिक ज्ञान, राज्य व्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान। और अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है राज्य व्यवस्था व्यवहारिक ज्ञान से, तो पढ़िए सैद्धांतिक ज्ञान और उसका व्यवहारिक मूल समझिए ताकि आपको दोनों से क्वेश्चन बन सके। संविधान क्या है? तो आइए, संविधान मैंने क्या बोला सर, आप कोई भी नियम कानून लिख के रखेंगे तो बस वैसे देखिए, तो लिखेंगे किसी दस्तावेज में लिखेंगे। तो संविधान वह दस्तावेज या चार्टर है या प्रलेख है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य के अंग, सरकार और नागरिक, राज्य के अंग कौन है? किसी भी राज्य के अंग, उसके सरकार, उसके नागरिक हैं, किस प्रकार कार्य करेंगे, तो उसके नागरिक, उसकी सरकार किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकार के अंगों के मध्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में किस प्रकार का संबंध होगा, ये सारी चीज़ें
जहाँ पे जिस लेख में लिखी हुई हैं कि वो किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार संबंध रखेंगे, वही दोस्तों वह दस्तावेज है, वही चार्टर है, वो प्रलेख है संविधान। और ये है आपका भारतीय संविधान का बुक, पुस्तक, किताब आप बोलिए, जो कि सर्वोच्च विधान है, और ये उसका पहला पेज। ठीक, क्लियर हो गई बातें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे संविधान के कवर पेज पे हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल भी आपको दिख रहा है। तो आइए, और अशोक स्तंभ आपका बना हुआ है, सत्यमेव जयते। तो भारतीय संविधान के ऊपर आप समझिए कि सर उस संविधान के बारे में थोड़ी सी लिटिल भी जानकारी रखिए कि हमारे संविधान निर्माणकर्ता जब निर्माण करने बैठे तो उनको निर्माण करने में संविधान को कितना समय लग गया। सर उनको समय लग गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो अब बताइए कि आप किस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि भैया मैं गलती करके सीखूं, कि मान लीजिए मेरे सामने दिख रहा है कि उस पत्थर पे पैर मारूंगा तो मेरा पैर फूट जाएगा, तो मैं पत्थर पे पैर मार के देखूं कि मेरा भी फूटता है कि नहीं, या किसी और को देख लिया कि उसका फूटा है तो मैं उसी से सीख लूं। तो हाँ सर, गलती करके सीखना अच्छा है कि दूसरों की गलती देख के सीखना अच्छा है। सर गलती करने से तो मेरा नुकसान होगा, और देख के सीख लूँगा तो मैं उस नुकसान से बच जाऊँगा, मैं अपना पैर फोड़ने से बच जाऊँगा। बस वैसे ही जब भारतीय संविधान का निर्माण करने बैठे तो हमारे यहाँ के दिमाग लगाने वाले जितने विद्वान थे उन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। क्या कि दुनिया में आज तक जितने भी देश आज़ाद हुए हैं जिनका खुद का संविधान है, उनकी संविधान की जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जितनी भी खूबसूरती हैं, सबको इकट्ठा कीजिए, सबको एकत्रित कीजिए, और उन सभी के संविधान से जितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं जो लोग अपनी गलतियों से सीख करके सुधार के लिखे हैं, उन सारी अच्छाइयों को एक जगह पे लेके आइए। और इसलिए आप देखते हैं, देखे होंगे कि संविधान जब आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, हमने अमेरिका से कुछ लिया, हमने कनाडा से कुछ लिया, हमने ब्रिटेन के संविधान से कुछ लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ लिया है, हमने जर्मनी के संविधान से कुछ लिया है, हमने जापान के संविधान से कुछ लिया है। इस तरीके से आप देखेंगे मेरे दोस्त कि भारतीय संविधान दुनिया के जितने महत्वपूर्ण संविधान हैं उनमें से अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को लेकर के आया अपने देश में, और लाने के बाद उसको अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार उसको घोल करके एक नए रूप में हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया। और सोचिए, जिस संविधान में पूरी दुनिया की सारी अच्छाइयाँ हों, वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होगा कि नहीं? यस सर। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका, तो आप बोलेंगे हमारे प्यारे भारत का, क्योंकि उसमें दुनिया भर की अच्छाई को ले आया गया है। तो विद्वान लोग ऐसे किए और ला करके लेके आए। और फिर भैया जब आप संविधान बनाने बैठे तो सब पे निगरानी रखने के लिए आप एक समिति को अलग काम दिए कि जाओ तुम दूसरे देश से सामान लेके आओ, एक तुम काट छाट के पॉइंट बनाओ, तुम क्षेत्र सेलेक्ट करो, अलग अलग समिति बनी संविधान निर्माण के लिए, प्रारूप समिति, झंडा समिति, ऐसे बहुत सारी समितियाँ बनी। मगर मुद्दे की बात क्या है कि जब सारी समितियाँ अपना अपना काम करके देंगी तो उस पर नज़र रखने के लिए क्या होगा। जैसे एक स्कूल में सारे टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे और सारे पे नज़र रखने के लिए एक प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल होता है, बस वैसे ही सारी समितियों पे भी निगरानी रखने के लिए दोस्तों एक कोई व्यक्ति चाहिए था, और वो व्यक्ति खुद विद्वान हो बहुत। तो उस समय भारत के सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति में से एक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को उस पद पे बैठाया गया। इसलिए उनको कहा जाता है भारतीय संविधान का वास्तुकार, अर्थात उन्होंने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया। उनके मार्गदर्शन में ही, उनके गाइडेंस में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। हालांकि इसमें और भी लोगों का सहयोग है, मगर मुख्य रूप से उनको उसका क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि वही तो गाइड कर रहे थे, वही तो भाई सब पे निगरानी रखे हुए थे। यस, ठीक। आइए तो भाई आपको बता दिया जाए। अब सर भारतीय संविधान जब बनाने बैठे लोग दुनिया भर से लेके आए, उसको अपने देश के हिसाब से ढाले वाले बदले बनाए सोचे, तो सर उसमें आपको लग गया समय कितना? हमको लग गया समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ये बात है। तो सर हमारे संविधान निर्माता इतना दिन लगाने के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया। पारित हो गया, पारित का मतलब आपको एक बात बता दूं, और इसके बाद हमारा संविधान लागू कब हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1900, इसके एक साल बाद 50, क्योंकि नवंबर है, जनवरी आ गया, 26 ही नवंबर जनवरी, तो इस वजह से हमारा संविधान लागू हो गया। ये 2 शब्द याद रखिए, लागू हो गया या प्रभावी हो गया, लागू ही ले लीजिए बस, ठीक है। तो हाँ सर, इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया। अर्थात जैसे आप बताइए कि मेरे सारे नियम कानून आज बना के रख लिए,
मगर मैं क्या किया, बन तो आज गए, मगर मैं इसको 4 दिन बाद भारत में लागू करूँ, तो दोनों तिथि अलग अलग होगी कि नहीं? यस सर, बस वैसे ही संविधान बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, अर्थात उस दिन वो पारित हो गया, मैंने पास हो गया था कि हाँ यही हमारा संविधान होगा, मगर वो पूरे भारत में लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर जब 26 नवंबर को यह बन गया तो लागू 26 जनवरी को क्यों हुआ, इतने से इतने दिन तक वेट क्यों किया गया? तो इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास का कहानी है कि सर आज से जब हम आज़ाद नहीं हुए तो उससे पहले नेहरू जी और जो हमारे देश के जितने भी कार्यकर्ता थे वह लोग आपके रावी नदी के तट पर रात्रि को पहली बार तिरंगा झंडा फहराए, और वह तिथि थी 26 जनवरी, और उसी दिन वह डिसाइड क्या किए थे, उसी दिन वह डिसाइड किए थे कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं, स्वाधीनता दिवस, अर्थात स्वतंत्रता या स्वाधीनता दोनों लिखते हैं, हमारा सबसे मेन शब्द है स्वाधीनता दिवस, कि हम अपने ही अधीन होंगे, स्व के अधीन होंगे, हम अपने अधीन ही अपना शासन चलाएंगे। अर्थात नेहरू जी ने जब आपके 26 जनवरी 1939 को लाहौर का शायद अधिवेशन था, इसको बाद में आगे क्लियर कर देंगे, मगर थोड़ा कहानी सुन लीजिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसको आगे चेक करके मैं बता दूंगा। तो 26 जनवरी 1939 का वो समय है जब लाहौर पाकिस्तान, जो पहले पाकिस्तान था लाहौर, तो लाहौर पाकिस्तान में नेहरू जी रात्रि को तिरंगा झंडा फहराए 26 जनवरी को, और उसी दिन डिसाइड क्या किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन हम अपने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उसी दिन को एक विशेष महत्व देने के लिए कि हम 39 में 26 जनवरी 1939 का बात था और हम आज़ाद हो गए, अभी 50 आ रहा है, तो उस दिन का विशेष महत्व को हम याद रखने के लिए कि हमने उस समय प्रतिज्ञा लिया था कि हम स्वतंत्रता हासिल करेंगे, हम स्वाधीनता प्राप्त करेंगे, तो उसी दिन को विशेष दर्जा देने के लिए, विशेष महत्व रहे, उसको लोग भूल ना सके, उसी दिन को विशेष महत्व देने के लिए बन भले ही 26 नवंबर को गया और लागू किया गया 26 जनवरी को आपका संविधान। मगर ऐसा नहीं है कि इस दिन जब आया तो आपकी कुछ भी चीज़ एक्शन में नहीं ली गई। इस दिन भी आपके 4 प्रावधान, कितने 4 प्रावधान इस दिन भी आपके लागू हो गए थे, मगर पूर्ण रूप से तो यहाँ आंशिक रूप से लागू बोलिए, और पूर्ण रूप से कब से लागू हुआ संविधान? तो 26 जनवरी 1950, और उसके पीछे कहानी आपको पता चल गई। ठीक, और भैया ये 4 प्रावधान थे, इसमें CITE ये साइट शॉर्टकट है, अब याद रखिए। C फॉर है दोस्तों सिटीजनशिप, नागरिकता, वो तो नागरिकता। E फॉर भैया आपका इंटरिम पार्लियामेंट। देखिए बोला ना, हर चीज़ आपको उंगली में याद कराऊंगा मैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 26 नवंबर 1949 को कितने प्रावधान पारित हुए थे, तो क्वेश्चन है 4। वो कौन कौन थे? तो CITE शॉर्टकट में साइट बोले तो सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट, तो T फॉर टेम्पररी प्रोविज़न। अभी याद भी नहीं करना चाहिए, वो शॉर्टकट याद रखिए, एग्जाम क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। और लास्ट में सर E फॉर आपका है इलेक्शन। भाई अगर आपको पार्लियामेंट बनाना, संसद बनाना है, तो आपको इलेक्शन करना होगा, तो उसके लिए आप कुछ टेम्पररी प्रोविजंस करेंगे ना कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम हर कार्य करेंगे, और वो उसमें इलेक्शन भाग कौन लेता है? सारे सिटीजन हमारे देश के सिटीजन भाग लेते हैं। तो हो गया आपका, देखिए 4 चीज़ें कि हाँ सर हमें अपना पार्लियामेंट बनाना है, कौन सा? अंतरिम बने, अंतरिम पार्लियामेंट, अंतरिम हमें अपना संसद बनाना है, तो उसके लिए हमको इलेक्शन करवाना होगा। उस इलेक्शन को कराने के लिए हमें कुछ टेम्पररी आंशिक प्रोविज़न करने होंगे, और उस आंशिक प्रोविज़न में भाग कौन लेंगे इलेक्शन में? तो हमारे यहाँ के सिटीजन भाग लेंगे। लीजिए आपको चारों चीज़ें याद भी हो गया, और उसका शॉर्टकट भी याद रहेगा, साइट। चलिए तो आइए उसी को हम आगे देख लेते हैं, पूरा कहानी आपको क्लियर हो गया। ये तो अभी शुरुआत है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। आप देख रहे हैं कि संविधान कब बना, कब लागू हुआ, कितना समय लगा, इंट्रोडक्शन है दोस्त, छोटे छोटे हिस्से पे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, बोला था ना, संविधान संविधान सर्वोच्च विधान, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। तो पारित कब हुआ? तो नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ या लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950, और इस तिथि को ही क्यों प्रभावी किए, लागू किए, ये भी आपको अब पता है। यदि 26 नवंबर और 26 नवंबर को कोई विशेष दर्जा देना है क्योंकि उस दिन संविधान बना है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी को दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है आपको ये भी पता चल गया है। भारत के संविधान में अब इसका देखिए इंट्रोडक्शन कि सर भारत के संविधान में 1 से लेकर 22 तक भाग है, आप पीछे देखे थे। हाँ सर, उन भागों में सर आपके बहुत सारे अलग अलग अध्याय हैं, और उन अध्यायों में कुल 395 अनुच्छेद हैं। इंट्रोडक्शन है ना भाई, आप किसी पुस्तक को ऐसे बताएंगे उसमें 395 नियम है। हाँ,
तो भाई 22 भाग है, उसमें बहुत सारे अध्याय, उन अध्यायों में 395 अनुच्छेद है, और जो कि इन 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में विभक्त किया गया है। और वह उसके अलावा 22 भाग के अंदर 395 अनुच्छेद, उसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं, और गणना के दृष्टिकोण से यही 22 भाग आपके 25 हो जाते हैं। तो 22 में 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो 3 कौन से भाग हैं, किसके आधार पे ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप बोलेंगे 22। संविधान में मूलतः कितने भाग हैं, आप बोलेंगे 22। मगर अगर पूछ दिया संविधान में गणना के दृष्टिकोण से कितने भाग हैं, गणना के दृष्टिकोण से, तो आप बोलेंगे 25। और सर क्यों? क्योंकि 22 भाग तो ये हैं, मगर इसी में संशोधन कर करके 4 का 4 ए बना दिए, 14 का 14 ए बना दिए, 9 का 9 ए बना दिए, तो 22 और 3 25 हो गए कि नहीं? 4 ए 14 ए 9 ए 22 3 25, तो 22 भाग ये 3 भाग 4 ए 14 ए 9 ए 25 हो गए। तो ये 3 भाग एक्स्ट्रा संशोधन कर करके जोड़े गए हैं। और इसमें पहले 4 ए 14 ए 9 में सर 4 14 पहले 9 बाद में क्यों है? क्योंकि इन दोनों को पहले जोड़ा गया था, 9 को बाद में जोड़ा गया है, इसलिए बाद में लिखा गया है। तो कोई पूछ ले, बोला ऐसी बारीकियों पे तो ध्यान देना है कि गणना के दृष्टिकोण से संविधान में कितने भाग है, तो बोलेंगे 25। मूलतः जब संविधान बना, इस संविधान में मूलतः या कुल कितने भाग है, तो आप बोलेंगे 22। सिर्फ गणना का शब्द उपयोग करें तो आप बोलेंगे 25। क्लियर बात है? जब 25 दे रहे तो 25 जानना चाहता है आपसे, और 12 अनुसूचियां हैं। अब एक बात आपको आगे समझा दूंगा मैं। चलिए फिलहाल तो आज की क्लास को होता है तो यहीं समाप्त कर देते हैं, है ना? ठीक। तो आपको थोड़ा सा यहाँ जो इंट्रो लिखा हुआ इसी डायग्राम को अपने से समझा देता हूँ आपको मैं, जबको यहाँ पर समझ नहीं आएगा। ये हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी हैं, हमारे संविधान निर्माता के वास्तुकार, और ये हमारे पूरे संविधान की पुस्तक, इससे बनता है क्वेश्चन। इस छोटे से डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन बनता है। आइए कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए। तो सर 22 भाग थे जो गणना के अनुसार 25 हो रहे थे, उसमें 4 ए 14 ए और 9 ए यही 3 भाग थे ना? यस। तो 4 ए जो है वो मौलिक कर्तव्य में संशोधन करके जोड़ा गया था, 4 ए। सर 14 है आपका अभिकरण, तो 4 ए है मौलिक कर्तव्य, 14 है अभिकरण। ये दोनों भाग 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए शुरुआत में संविधान में नहीं थे, बाद में इनको ऐड किया गया। कब? 1976 में। जबकि संविधान कब बना था? 1949 और 50 में। यस। तो 76 में नया ऐड हुआ, इसलिए गणना के अनुसार ही बढ़ गया। ठीक है सर। तो 4 ए और 14 ए, तो देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इसलिए यहाँ भी 4 और 2, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था ये 2 भाग। और दोस्तों जो 9 ए था, जिसको अंदर आप पता है नगर पालिका, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक। तो 4 ए 14 ए 4 से 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, और 9 ए और 9 ए 74वें संविधान संशोधन 1992 से। तो 42 74। ठीक। चलिए आइए अब आपको उस डायग्राम का मतलब मैं समझा दूं, फिर आज की क्लास हम समाप्त कर देंगे। सर डायग्राम में क्या दिया था आपका? सर डायग्राम में दिया था कि सर ये संविधान, मान लीजिए हमारा ये संविधान का पुस्तक है, तो सर ये सबसे बड़ा वाला गोला हमारा है संविधान। और इससे भी कैसे क्वेश्चन बनता है आपको भी आज सिखाऊंगा मैं। सर संविधान के अंदर फिर आपका आता है दूसरा गोला क्या, कि संविधान को सर बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जो कि 1 से 22 भाग है। संविधान एक पुस्तक हो गई सर, उसको 22 भाग में बांटा गया है, जो गणना के अनुसार 25 हो जाती है। फिर 22 भागों को सर आपके बहुत सारे अध्यायों में बांटा गया। किसमें? बहुत सारे अध्याय में बांटा गया है ना भाई? जैसे आपको पुस्तक में अध्याय होते हैं अलग अलग। यस। फिर इन अध्यायों को सर आपके बहुत सारे अनुच्छेदों में बांटा गया है। इसमें अनुच्छेदों में, आप सुनते हैं 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो 395 मूल अनुच्छेद हैं, जो कि गणना के अनुसार आज 444 से भी अधिक हो गए हैं। तो यहाँ भी जब गणना बोले तो 444 से अधिक, और मूल बोले तो एक शब्दों का खेल है। मूल बोले तो 395, मूल बोले तो 22 भाग, गणना बोल दे तो 25 भाग। फिर अनुच्छेदों को दोस्तों आप देखिए, संविधान का पुस्तक खोलेंगे तो आपको भाग मिलेंगे, उन भागों को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे अध्याय मिलेंगे, उन अध्यायों को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे अनुच्छेद मिलेंगे, उन अनुच्छेदों को भी खोलेंगे तो इस अनुच्छेद के अंदर भी आपको मिलेगा जो हिस्सा, वो है दोस्तों आपका क्या, वो है दोस्तों आपका खंड।
अर्थात अनुच्छेद भी अलग अलग खंडों में दिखते हैं। ठीक, यस। तो संविधान का यही एक ही रूप है कि आपने संविधान की पुस्तक खोली तो उसमें आपको बहुत सारे भाग मिले, उसमें आपने एक भाग को खोला तो उसमें आपको बहुत सारे अध्याय मिले, उसमें आप एक अध्याय को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे अनुच्छेद मिले, उस अनुच्छेद को भी आप पढ़ने गए तो उसमें बहुत सारे खंड मिलते हैं। और इसी से एक क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि अनुच्छेद का, देखिए ऐसे क्वेश्चन में बोला ना, आप पढ़ते जरूर मगर बनता नहीं। अनुच्छेद का अंतर्गामी अंग बताइए। अंग क्या है, आपको दे देगा यही भाग, ठीक, अध्याय और लिखेंगे फिर आप लिख दीजिए खंड, लिख दीजिए संविधान। तो बताइए इसको क्वेश्चन आप इस डायग्राम से क्या बनाएंगे कि सर अनुच्छेद का अंतर्गामी कहने का मतलब कि अनुच्छेद का जो गोला है ब्लू वाला, उसके अंदर कौन सा हिस्सा है, तो उसके अंदर है खंड, अर्थात आंसर हो जाएगा खंड। मगर क्या ऐसा क्वेश्चन आप कभी सुने थे? नहीं, मगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आया है एग्जाम में, और आपके एग्जाम में भी आएगा मेरे शिक्षक भाइयों बहनों जो भी हैं आप। तो याद रख लीजिए कि इस तरीके से आपको अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है, ताकि आपको अंतर्गामी बहिर्गामी ऐसा सब में घुमाएं तो आपको पता हो। और अगर इसे वो बहिर्गामी बोलते तो याद रखिए किसके बाहर किसके अंतर्गत, अर्थात खंड के स्तर पे सबसे पहला बहिर्गामी स्तर कौन सा है, खंड के पश्चात सबसे पहला बहिर्गामी स्तर कौन सा है, तो खंड के सबसे पहला बाहरी स्तर कौन सा, तो अनुच्छेद। खंड के बाद दूसरा बहिर्गामी स्तर कौन है, अध्याय। खंड के बाद तीसरा बहिर्गामी स्तर क्या है, भाग। तो इस तरीके से बहिर्गामी अंतर्गामी करके, तो भाग का पहला अंतर्गामी हिस्सा क्या है, तो अध्याय। अध्याय का पहला अंतर्गामी स्तर क्या है, तो अनुच्छेद। अनुच्छेद का अंतर्गामी स्तर क्या है, तो खंड। ये तो हो गया सर। तो संविधान में क्या कहें सर, संविधान में कुछ भाग होंगे, कुछ अध्याय होंगे, कुछ अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेदों के अलग अलग खंड होंगे। और क्या संविधान से इतने सुनते नहीं सर, अब तो आप बोले संविधान में 12 अनुसूची है, आप पीछे पढ़े ना 12 अनुसूची है। सर वो अनुसूची कहाँ गई, सर प्रस्तावना कहीं गई? अरे मेरे दोस्त याद रख लीजिए, ये बात भी पूछता है, और इसलिए तो क्वेश्चन उठा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, क्योंकि प्रस्तावना को अलग से ऐसा रखा गया है डब्बा जैसा। क्योंकि बताइए आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बैकग्राउंड से, आपको नहीं पता। मगर इंट्रोडक्शन तो आपको फिक्स है ना, इंट्रोडक्शन थोड़ी बदलता है। यस, तो इंट्रोडक्शन को इसलिए अलग से दर्जा दिया गया संविधान के। संविधान का जो गोला है उसी के अंतर्गत रखा गया कि इसको प्रस्तावना को ना वो भाग के अंदर आता है, अर्थात प्रस्तावना ना उसका भाग है, प्रस्तावना ना संविधान का अध्याय है, प्रस्तावना ना ही उसका कोई अनुच्छेद है, प्रस्तावना ना ही उसका कोई खंड है। प्रस्तावना संविधान का ना भाग है, ना अध्याय है, ना अनुच्छेद है, ना खंड है। तो प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना संविधान के, क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है कि नहीं है। तो दोस्तों जब केवल बात करें कि प्रस्तावना, शुरुआत में आपको कहानी आगे पढ़ेंगे आप जब आपको डिटेल में जाएंगे, तो कि प्रस्तावना शुरुआत में संविधान का अंग था नहीं, बाद में संविधान का अंग बना केशवानंद भारतीवाद में, और बाद में उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये दोनों बातें हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, तो संविधान के गोले के अंदर आ रहा है तो उसका अंग तो है। अंग शब्द बस प्रयोग करेगा तभी बस लेंगे कि हाँ सर अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, न भाग, न अध्याय, न अनुच्छेद, न खंड। और इसके साथ ही साथ अनुसूचियां भी संविधान में अलग से ही हैं। न अनुसूचियां कोई भाग है, न अध्याय है, न अनुच्छेद है, न खंड है। अनुसूचियां भी संविधान के अंतर्गत तो आती है, मगर वो अलग से दर्जा दिया गया है। और क्यों इनको अलग से दर्जा दिया गया है, क्योंकि अनुसूचियों को भाग, खंड, अध्याय किसी के भी अंदर रखते, तो अनुसूची में दोस्तों उन चीज़ों को हम रखते हैं जिसमें हमको बार बार बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। आप सोचिए अगर यही अनुसूची मैं इसके अंदर रख देता तो मैं क्या, मुझे इसमें बदलाव करना था तो इसमें बदलाव करना पड़ता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मान लीजिए अनुसूची में बदलाव करने पहुंचना है तो मैं इसका गेट खोलूंगा, फिर इसका खोलूंगा, फिर इसका खोलूंगा, फिर इसका खोलूंगा, तब जाके अनुसूची में बदलाव करूंगा ना। अर्थात अनुसूची में ऐसे करंट मुद्दे रखे जाते हैं जिसमें तुरंत बदलाव हो सकते हैं, तुरंत बदलाव की आवश्यकता हो, तो बताइए उसको मैं अंदर रखूँ कि बाहर अलग से रख दूँ? हाँ सर, जिनमें तुरंत बदलाव करने की आवश्यकता है, तुरंत नए संशोधन करने की आवश्यकता है, तुरंत आपको बदलते हुए सामाजिक स्तर की वजह से, बदलते हुए देश की वजह से कुछ नए चीज़ों को लाना है, तो दोस्तों उसको आपने अनुसूची में रख दिया। इसलिए अनुसूची को इसके अंदर ना रख करके बाहर रखा गया है ताकि हम उसमें कोई बदलाव करें तो संविधान का मूल स्ट्रक्चर, मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। अब आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता आपसे तो कि अनुसूचियों को संविधान में किसी भी भाग, अध्याय, अनुच्छेद, खंड के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया, क्यों? ताकि उसके मूल ढांचे में ज़्यादा परिवर्तन ना करना सके। दूसरा,
अनुसूची को क्यों इन सब में नहीं रखा गया, ताकि क्योंकि अनुसूचियों में बार बार बदलाव करने वाले मुद्दे होते हैं जिनको बदलते समाज देश के अनुसार बार बार बदलना पड़े, और बार बार बदलने की दृष्टि से ही उसको एक अलग खंड बना दिया गया ताकि उसमें जो बदलाव करना है वो तुरंत संविधान संशोधन करके बदल सके। ठीक, तो आपको आज बहुत कुछ समझ हो गया होगा। संविधान को पहली बार व्यवहारिक तौर पे जाने होंगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। आंसर, बात खत्म। 26 नवंबर संविधान दिवस, बी। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मैंने क्या बताया भाई अभी? सर 12 अनुसूची है, ये बताता हूँ सर। अनुसूची है टोटल 12 अनुसूची है कुल 12। मूल कितनी थी? मूलतः जब संविधान बना था तब कितनी थी? तो थी 8, मतलब 8 से 4 एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो कुल को कितनी अनुसूची है? 12। मूल कितनी अनुसूची है? 8। तो मूल शब्द है क्या वहाँ? नहीं। अगर मूल ने ये पूछा है संविधान में कितनी अनुसूची है, तब आप बोलेंगे अब कितनी अनुसूची है? 12। तो आंसर हो जाएगा 12। और बोलता मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप बोलते थी बोल देते हैं यहाँ, तो हो जाता सर 8। तो आपका अभी कितना सर? 12 है, तो आंसर सी 12। तो 12 क्या क्या है सब आप आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको आपको वहीं से दिखा देंगे। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? लागू कब हुआ सर? लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। पारित कब हुआ सर? पारित हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आपका पारित हुआ, पास हो गया, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो डी आंसर हो गया। भारतीय संविधान का प्रधान निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को कहते हैं। ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ सही कथन नहीं है। ये हर एग्जाम, शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट, सीधा आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, कोई डाउट नहीं। इसलिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि किस तरीके का डिज़ाइन है। आपको इस डेमो क्लास में समझ में आ गया होगा कि हम कितने डीप में जाके पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसलिए बहुत ऊपर पढ़ रहे होंगे आप, बहुत गहराई में हम जाने वाले हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भारतीय संविधान के संदर्भ सही कथन नहीं है। क्या सही नहीं है? भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, सही बात। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार कहा जाता है, सही बात। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ नहीं सर, पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो पारित के देखिए एक छोटे शब्द से खेल दिया, तो ये हो जाएगा गलत। तो क्या सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। आइए डी को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। यस सर, ये सही है। तो आंसर क्या सही नहीं है? सी सही नहीं है। तो जो भी हमारा अनुसूची हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे, उसके आगे जो हमको इंट्रोडक्शन ही क्लास रहेगा वो भी, उसमें हम एक बार ऊपरी पर कौन सी 12 अनुसूची हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, कौन कौन से भाग है, कैसी उसकी प्रस्तावना है, थोड़ा ऊपरी रूप में हम जान लेंगे। ठीक है, फिर जब हम पढ़ने चलेंगे अपने मेन कोर्स में, वीडियो कोर्स में, तो उसमें हम पूरा गहनता के साथ अध्ययन करेंगे एक शब्दों का। तो हाँ सर, जो भी शिक्षक, सहायक शिक्षक भाई बंधु हैं भैया, जिनको पढ़ना है सीरियसली जॉब के लिए, टाइम पास के लिए, वो तुरंत ज्वाइन कीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वैसे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है। और कैसी लगी आपको आज संविधान की क्लास? क्या क्या आपको पहली बार नया सीखने मिला? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हम नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि आपको इससे पहले इस रूप में संविधान कभी आप नहीं पढ़े हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आज का संविधान क्लास कैसा था। तो आपके लिए मैं और अधिक मेहनत करूँगा। और ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त, इतना 1% नहीं पढ़ाया हूँ जिससे संविधान पढ़ाने वाला हूँ आपको। इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसको छोटे छोटे शॉर्टकट में पढ़ाया गया है। तो चलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।